नमस्कार दोस्तों। दिसंबर 2023 में वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी और नोबेल पुरस्कार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दा है और इसकी महत्ता को देखते हुए ही अब तक की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में नोबेल पुरस्कारों से संबंधित विभिन्न तरीकों से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और इन्हीं सब बातों इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कारों से संबंधित नोबेल पुरस्कारों की स्थापना से अब तक बिल्कुल अद्यतन जानकारी के साथ इस वीडियो में हम कुल 25 प्रश्नों की एक श्रृंखला आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये 25 प्रश्न आपके सामने हैं, लेकिन प्रत्येक प्रश्न के स्पष्टीकरण या क्लैरिफिकेशन में मैं आपको कई महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराऊंगा और यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, प्रत्येक प्रश्न पर ध्यान से या गौर करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि इन 25 प्रश्नों के साथ ही कम से कम आप 150 प्रश्न कवर करने वाले हैं और इन 25 प्रश्नों के बाद अलग से महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं और यदि आप 25 प्रश्न उन सब का स्पष्टीकरण क्लैरिफिकेशन और बाद के महत्वपूर्ण तथ्यों को सुनते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से सुनते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, साल 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, या वर्ष 2023 के लिए शांति के क्षेत्र में नोबेल किसे दिया गया है। ऑप्शन ए जान फासे, ऑप्शन बी नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन सी यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ऑप्शन डी रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी के बारे में हम और जानकारी बता दे चलें, क्योंकि कभी कभी ये ज़रूरी नहीं है केवल इतना ही पूछा जाए कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जो नरगिस मोहम्मदी हैं वो कहाँ की हैं, तब इसके उत्तर में आप बताएंगे कि ये ईरान की हैं। कहाँ की हैं? ईरान की। एक प्रश्न में आपका दूसरा प्रश्न ये कवर होगा। तीसरा प्रश्न हो जाएगा कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, या जो ईरान की हैं वो कौन हैं, तो ये प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, अर्थात ये मानव या मनुष्यों के अधिकारों के लिए कार्य करती हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। और इसके अलावा और ज़रूरी नहीं है, यहीं तक सीमित रहें। और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और प्रश्न ये आ सकता है कि नरगिस मोहम्मदी जिन्हें शांति के क्षेत्र का नोबेल दिया गया है वो पेशे से क्या है, तो ये पेशे से एक वकील हैं। पेशे से वकील हैं, वकील पेशे से हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और इन्होंने स्वतंत्रता के पक्ष में आवाज़ उठाई है, साहसी हैं ये बहुत ही ज़्यादा। इन्हें अब तक कुल 13 बार जेल भी जाना, गिरफ्तार भी किया जा चुका है, 5 बार दोषी ठहराया गया है और 154 कोड़ों की सजा भी सुनाई गई है। साथ ही 31 साल की जेल की सजा भी इन्हें हो चुकी है अब तक। तो इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न या किसी भी तरह से आ सकता है कि कौन है, किसे दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी को, कौन है, मानवाधिकार करता हैं, पेशे से क्या हैं, वकील हैं, कितनी बार गिरफ्तारी हुई है, 13 बार गिरफ्तार भी हो चुकी हैं और कितनी साल की जेल की सज़ा हो चुकी है, 31 साल। देखिए ये अपोजिट है बिल्कुल, 3 इधर आ गए, 1 इधर आ गए, 31 साल। कितने कोड़ों की अब तक सज़ा सुनाई जा चुकी है, तो 154 इन्हें कोड़े अब तक मारे जा चुके हैं। और इन्होंने प्रश्न ये भी आ सकता है कि किस मुद्दे पर इन्होंने आवाज़ उठाई है, तो इनका जो नारा था जेल में रहते हुए इन्होंने जो नारा दिया था महिला स्वतंत्रता के लिए, वो था नारी जीवन स्वतंत्रता। मुद्दा क्या था? नारी जीवन स्वतंत्रता। तो ये हो गए इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अच्छा, इसके अलावा
ये जो हैं कार्य ने क्या किया है, मौत की सजा के खिलाफ इन्होंने वकालत की है। इनका मुख्य कार्य क्या है, महिलाओं के लिए काम किया है इन्होंने और मौत की सजा के खिलाफ, अर्थात ये किसी भी व्यक्ति को मौत के बिल्कुल खिलाफ है, फांसी की सजा के बिल्कुल खिलाफ है। जेल में बंद कार्यकर्ताओं और परिवारों के लिए इन्होंने जो है आवाज़ उठाई है। उनके बच्चे हैं जो नरगिस मोहम्मदी हैं, ये भी आ सकता है कि नरगिस मोहम्मदी के बच्चे कौन हैं, 2 बच्चे हैं, एक का नाम अली है और दूसरे का कियाना, यानी अली रहमानी और कियाना रहमानी। ओस्लो में इन्हें प्रदान किया गया था। साथ ही दोस्तों यदि बात चलती है कि शांति का नोबल नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है वर्ष 2023 के लिए, तो कभी कभी जरूरी नहीं है, ये भी हो जाता है कि 2022 के लिए अर्थात या फिर पिछली वर्ष किसे दिया गया था। तो पिछले साल जो नोबल दिया गया था वो 3 संस्थाओं को मिला करके दिया गया था। वो कौन कौन सी संस्थाएं थी, मानवाधिकार संगठन थे पिछले साल 2022 में। एक तो था बेलारूस का मानवाधिकार संगठन एलेस बालियात्स्की, बेलारूस का मानवाधिकार संगठन एलेस बालियात्स्की। दूसरा था रूस का मानवाधिकार संगठन जो आपके विकल्प में ही तैयार है, ये वाला मेमोरियल। और तीसरा था यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन, ये सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये और एक बेलारूस का संगठन एलेक्स नाम से था, एलेक्स बालियात्स्की नाम से था। इन्हें 2022 में मिला था। कब मिला था, 22 में, सबके लिए 22 में। और 2023 की बात करें, 2023 की बात करें तो 2023 में आपको हो जाता है नरगिस मोहम्मदी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 या साल 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन बी अब्दुल राज़क गुरनाह, ऑप्शन सी जॉन फासे, ऑप्शन डी एनी एनार्क्स। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी जॉन, इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी जॉन फासे। अर्थात जॉन फासे को साल 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। जॉन फासे के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। जॉन फासे नॉर्वे के लेखक हैं। जिस तरह से नरगिस मोहम्मदी जो थी वो ईरान की थी, उसी तरह जो जॉन फासे हैं जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला गया, ये नॉर्वे के हैं। ये पुरस्कार उन्हें क्यों मिला है, इसके उत्तर में आपके लिए होगा कि उनके इनोवेटिव जो नाटक हैं, अर्थात उन्होंने नाटक लिखे हैं और कहानियाँ लिखी हैं, और उनकी जो कहानियाँ और नाटक हैं वो बहुत ही इनोवेटिव हैं, नवाचारी हैं, उनमें नवाचारात्मक चीज़ें हैं, नई नई चीज़ों के बारे में बताया गया है, इसलिए उन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऐसे लोग जो अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हैं, जो दबे कुचले हैं, ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर उनके नाटक उभरे हैं, इसीलिए उन्हें ये जो है नोबेल दिया गया है। और इनकी किताबों को 40 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेट या अनुवाद भी किया जा चुका है। साथ ही प्रश्न आ सकता है कभी कि साल 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन फासे को दिया गया है जो कि नॉर्वे के लेखक हैं, तो उनकी पहली किताब क्या थी। इनकी पहली किताब के बारे में बता दूं, इनकी सबसे पहली किताब जो थी वो एक आत्महत्या पर आधारित थी, जिसमें सुसाइड के बारे में बात कही गई थी, और उसका नाम था पतझड़ का सपना। ये आप नोट कर लें, पहली पुस्तक इनकी पहली पुस्तक थी पतझड़ का सपना। ये हो गया जॉन फासे के बारे में। अच्छा, जब नोबेल साहित्य के नोबेल के बारे में बात चल रही है 2023 के, तो साथ ही हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे और 2022 के साहित्य के बारे में भी बात कर ले रहा है। 2022 का जो कभी कभी पिछली साल से भी पूछ लेते हैं, 2022 का साहित्य का जो नोबेल मिला था वो एनी एर्नस्ट को मिला था। किसे, एनी एर्नस्ट, इन्हें दिया गया था, और इनके साहस और नैदानिक तीक्ष्णता के लिए दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि साल 2023 का चिकित्सा का नोबेल किसे प्रदान किया गया है। मेडिकल के क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है स्वांते पावो, ऑप्शन बी है
ड्यू बीशमैन, ऑप्शन सी है कैंटालिन मैरिको और ऑप्शन डी है उपरोक्त बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर है साथियों उपरोक्त दोनों, अर्थात कैंटालिन मैरिको और ड्यू बीशमैन। इसे याद करने की भी एक तरकीब बता दूं मैं। मेडिकल के क्षेत्र में मिला है, मेडिकल यानी चिकित्सा, मेडिकल में मेडी या मेडिसिन या मेडिकल में मेडी शब्द होता है, और मेडी से ही यहाँ हम मैरी को जोड़ सकते हैं। मेडिसिन को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो इस तरह लिख सकते हैं मेडिसन या मेडिकल, दोनों में मेडी है, और मेडी का ये ए और मैरिको का ए, इस तरह से हम थोड़ा सा हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये प्रश्न लग जाएगा, ये पहचान बन जाएगी कि मेडिकल में एम जो है में बल है वही मैरिको को, और जब मैरिको शब्द आपको संज्ञान में आ जाएगा तो कैंटालिन अपने आप जुड़ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा साथी, पिछली साल का अगर हम बात करें 2022 में किसे मिला था, तो 2022 में जो मिला था वो स्वांते पावो को मिला था, यानी इन्हें 2022 का मेडिकल का मिला था, और इन दोनों को मिलकर के 2023 का मिला है। और ये जो इन्हें मिला है वो मिला क्यों है, जो कोविड-19 था, कोविड-19 के दौरान इन्होंने खोज की थी वैक्सीन के लिए mRNA की, mRNA, इसकी वजह से इन्हें जो है ये यह विकसित किया था, इसकी वजह से मिला है। ये दो बातें याद करनी है आपको, कोविड-19 के दौरान mRNA के लिए, और स्वांते पावो को पिछली साल मिला था 2022 में, और इन्हें जो है 2023 में मिला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि साल 2023 का रसायन यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। इसका उत्तर है आपका ए है मोंगी बावेंडी, ऑप्शन बी है लुइस ई ब्रूस, ऑप्शन सी है एलेक्सी एक्कीमोव, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है साथियों उपरोक्त सभी, अर्थात मोंगी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एक्कीमोव, इन तीनों को मिलकर के साल 2023 का रसायन का या केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो क्वांटम डॉट्स तकनीकी, याद रखना है क्वांटम डॉट्स तकनीकी, क्वांटम आगे याद रखना, डॉट्स टेक्निक के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। क्वांटम डॉट्स टेक्निकी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टेलीविज़न में। टेलीविज़न में जो क्वांटम डॉट्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसके लिए दिया गया है, और ये कहाँ पर कार्यरत हैं, इनमें जो मोंगी बावेंडी हैं वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA अमेरिका में कार्यरत हैं, और लुइस ई ब्रूस जो हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कार्यरत हैं, और एलेक्सी एक्कीमोव जो हैं नैनो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस जो है USA वहाँ पर कार्यरत हैं। तीनों ही लोग अलग अलग संस्थाओं में कार्यरत हैं और तीनों ही अमेरिका में हैं, और इन्हें जो है दिया गया है। और जब बात रसायन के क्षेत्र में हो रही है तो साल 2023 के साथ साथ हम 22 की भी बात करें तो जिस तरह से 2023 में 3 लोगों को संयुक्त रूप से या मिला करके दिया गया है, इसी तरह पिछली साल भी 2022 में भी 3 लोगों को मिला करके रसायन के क्षेत्र का दिया गया था पुरस्कार। वो कौन कौन लोग थे, थोड़ा संज्ञान में रखने की ज़रूरत है। कैरोलिन आर बर्टोजी, के बेरी शार्पलेस और मॉर्टन मेल्डन, इस तरह से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 का भौतिकी का नोबेल या भौतिक विज्ञान का फिजिक्स का नोबेल है किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है फ्रैंक क्रूज, ऑप्शन बी है पियरे एगोस्टिनी, ऑप्शन सी है एनी एल हुलियर, ऑप्शन डी है ऑल एबव यानी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑल एबव, अर्थात फ्रैंक क्रूज, पियरे एगोस्टिनी और एनी एल हुलियर तीनों को मिलाकर के वर्ष 23 का फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इन्हें क्यों दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता या इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन डायनेमिक या गतिशीलता के लिए दिया गया है। और ये जो इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के यानी प्रयोग कहाँ होता है, प्रकाश के एटोसेकेंड्स पल्स उत्पन्न करने के लिए इन्हें दिया गया है। और ये हैं कहाँ के, तो जो फ्रैंक क्रूज हैं ये जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के हैं। और पियरे अगोस्टिनी हैं वो यूएसए अमेरिका के हैं। और एनियल व्हिलियर ये स्वीडन की हैं। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान किया गया तो वो तीनों ही लोग अमेरिका में कार्यरत थे अलग अलग संस्थाओं में, लेकिन फिजिक्स के क्षेत्र में जो दिया गया है वो अलग अलग जगह के 3 लोग हैं। और केमिस्ट्री के क्षेत्र में कोविड-19 के दौरान mRNA के लिए दिया गया था विकसित करने के लिए। और फिजिक्स में किसके लिए, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के प्रकाश एटोसेकेंड्स पल्स। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता भी आ सकता है और एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करना ये भी शब्द आ सकता है, दोनों आ सकता है। और जब बात फिजिक्स के नोबेल की बात चल रही है तो वर्ष 2023 के साथ साथ 22 की बात करें तो 22 में भी 3 लोगों को मिलकर दिया गया था, जॉन एफ क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिंगर, इनके लिए संयुक्त रूप से दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साल 2023 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है बेन बर्नानके, ऑप्शन बी है डायमंड डगलस, ऑप्शन सी है फिलिप डायबगिग और ऑप्शन डी है क्लाउडिया गोल्डन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, क्लाउडिया गोल्डन। क्लाउडिया गोल्डन को साल 2023 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो प्रारंभ में नहीं दिया जाता था। एक चीज़ और, ये जो क्लाउडिया गोल्डन हैं वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। कहाँ पर हैं? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं अर्थशास्त्र की। और ये श्रम बाजार, लेबर मार्केटिंग के लिए काम करती हैं। और लेबर मार्केटिंग या श्रम बाजार के क्षेत्र में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी जो समझ है उसको बेहतर बनाने के लिए, कभी कभी प्रश्न में ये जरूरी नहीं है ये आए कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। प्रश्न में आ सकता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लाउडिया गोल्डन को पुरस्कार किस लिए दिया गया है, तब आपको वहाँ याद रखना होगा कि श्रम बाजार में स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव दूर करने संबंधी उनकी समझ के लिए। अर्थात श्रम बाजार का मतलब है जहाँ काम करने वाले श्रमिक होते हैं वहाँ पर महिलाओं और पुरुषों के बीच जो भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को अच्छे से समझ करके और उसके बारे में भेदभाव को दूर कैसे किया जाए ये सब बताने के लिए उनके अध्ययन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कहाँ पर हैं ये? हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें और हैं अर्थशास्त्र के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूरा सुनने की ज़रूरत है आपको। सबसे पहली बात तो मेन बात यह है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो प्रारंभ में नहीं दिया जाता था। प्रारंभ में केवल 5 क्षेत्रों में ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। इसे जो है 1968 में इसकी स्थापना की गई है। कभी इसीलिए ये तथ्य बहुत ज़्यादा आता है कि कब से दिया जाता है, 1968 से। सॉरी 1968 में स्थापना हुई और पहली बार 1969 में इसे प्रदान किया गया। यहाँ भी एक फैक्ट है कि यदि आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के नोबेल के पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तब बताएंगे 1968 में। और अभी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो 1969 से। प्रथम बार 1969 में दिया गया था, स्थापना इस समय हो गई थी, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल दिया जाता है वो स्वेरिक्स रिक्स बैंक, स्वीडन का केंद्रीय बैंक है स्वेरिक्स रिक्स बैंक, उसके द्वारा दिया जाता है। स्वेरिक्स बैंक इसके द्वारा दिया जाता है। और ये क्या है, ये स्वीडन की केंद्रीय बैंक है। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। ये हो गया दूसरा तथ्य इसके बारे में। अर्थशास्त्र के नोबेल के बारे में तीसरा जो तथ्य है वो ये है कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में नोबेल स्वेरिक्स रिक्स पुरस्कार भी कहा जाता है। कभी कभी विकल्प में आ जाता है कि
नोबेल की स्मृति में दिए जाने वाले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार है उसका नाम क्या है या उसका दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम है अर्थशास्त्र में स्वेरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार। स्वेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसका दूसरा नाम है। ये तीसरा फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट इसी के बारे में ये है कि ये पुरस्कार मुख्य रूप से दिए जाने वाले पुरस्कारों में शामिल नहीं था। ये हो गए इनके बारे में मुख्य फैक्ट। कौन सा? नंबर 1, 1968 में स्थापना हुई। नंबर 2, 1969 से पहली बार शुरू हुआ। नंबर 3, ये स्वेरिक्स रिक्स बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है जो कि स्वीडन की केंद्रीय बैंक है। नंबर 4, ये उनकी स्मृति में दिया जाता है और इसका पूरा नाम अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में स्वेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार है। पूरा नाम कितना बड़ा है? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में स्वेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार, ये इसका पूरा नाम है। और नंबर अगला फैक्ट कि ये प्रारंभ में नहीं दिया जाता था। साथ ही पिछली साल की बात करें तो इस बार केवल क्लाउडिया गोल्डन एक व्यक्ति को दिया गया है, लेकिन पिछली बार संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया था। वो कौन कौन से थे? बेन बर्नांड के, जो कि आपके यहाँ नंबर पे हैं, ये 2022 में इन्हें मिला था और इन्हें 2023 में मिल रहा है। बेन बर्नांड के, डायलस डगलस, इन्हें भी 2022 में मिला था और फिलिप इन्हें, ये जो शुरू के 3 लोग हैं इन्हें 2022 में मिला था, इन्हें संयुक्त रूप से 2022 में और इन्हें 2023 में। ये हो गए अर्थशास्त्र के बारे में फैक्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? ये बहुत ही ज़्यादा सरल है। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? ऑप्शन ए है विल्हेम रॉन्टगन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन सी है जीन हेनरी डुनेट और ऑप्शन डी है सली प्रधोम। इसका सही उत्तर है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन बी अल्फ्रेड नोबेल या अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है। हाँ, दिया जरूर जाता है अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी कुछ फैक्ट मैं आपको बता ही देता हूँ कि ये जो पुरस्कार है वो अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिया जाता है। 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने जो है अपनी वसीयत कर दी थी और ये जो वसीयत थी इनकी मृत्यु हुई थी 1896 में। प्रश्न आ जाता है कब हुई थी मृत्यु? 1896 में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु से 1 साल पहले 1895 में 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत लिख दी थी। मृत्यु से जस्ट 1 साल पहले इन्होंने अपनी वसीयत लिख दी थी और उस वसीयत में, और ये जो वसीयत थी इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद यानी कि 30 दिसंबर 1896 को पढ़ी गई थी। देखिए 3 बातें हो गई। 1896 में इनकी मृत्यु हुई, मृत्यु से जस्ट 1 साल पहले इन्होंने अपनी एक वसीयत लिख कर रख दी थी और वसीयत जो लिख कर रख दी थी वो मृत्यु के कुछ समय बाद 30 दिसंबर 1896 को पढ़ी गई। कभी भी प्रश्न ये भी आ सकता है कि वसीयत कब पढ़ी गई थी, तो उनकी मृत्यु के बाद। तो 3 फैक्ट हो गए। 95 में वसीयत लिखी, 96 में मृत्यु हुई और दिसंबर 96 में वो वसीयत पढ़ी गई। अब जो वसीयत पढ़ी गई थी उसमें मुख्य बातें थी क्या या लिखा क्या गया था? उसमें इन्होंने लिखा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का 14% हिस्सा, ये प्रश्न याद रखने वाली बात है, 14% हिस्सा जो होगा वो पुरस्कार के रूप में, 14% जो हिस्सा है उसका प्रति साल मिलने वाला ब्याज वो पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। अब वो पुरस्कार दिया किसे जाएगा ये भी बता दे रहे। उसके बारे में इन्होंने कहा था कि पुरस्कार को पाने के लिए वे लोग अधिकारी होंगे जिन्होंने मानव जाति के लिए कोई ना कोई बहुत ही महत्वपूर्ण या उत्तम कार्य किए हों, अर्थात मानव जाति के लिए बचाव के लिए उत्तम या अच्छा कार्य करने वाले लोगों के लिए अपनी संपत्ति के कुल 14% हिस्से के ब्याज से
ये पुरस्कारों की घोषणा अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले वसीयत में ही कर गए थे, जो कि मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1996 को पढ़ी गई और उसके अनुसार ही जो है नोबेल पुरस्कारों का बंटवारा किया जाता है। और ब्याज में चूंकि घटोतरी बढ़ोतरी होती रहती है, कभी किसी दर से ब्याज मिलता है, कभी किसी दर से, इसीलिए नोबेल पुरस्कार में मिलने वाली जो राशि होती है वो भी घटती बढ़ती रहती है। अच्छा, ये इनके बारे में कभी कभी ये भी आ जाता है कि ये कौन थे, तो ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले इसकी इनके पास संपत्ति इतनी कहाँ से आई, तो ये जो है बोफोर्स आयरन स्टील एक कंपनी थी, वो खरीदी थी, उसके मालिक थे और वैज्ञानिक भी थे। ये हो गए इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए है 1895 में, ऑप्शन बी है 1896 में, ऑप्शन सी है 1900 में और ऑप्शन डी है 1901 में। अच्छा, इस प्रश्न से पहले एक पिछले प्रश्न में एक महत्वपूर्ण बात और रह जाती है कि ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिनकी स्मृति में नोबेल दिया जाता है, जिन्होंने अपनी वसीयत में ही नोबेल के बारे में खुलासा कर दिया था मृत्यु से पहले, और ये एक कंपनी के मालिक थे। उस कंपनी का नाम था बेफोर्स आयरन स्टील कंपनी, और डायनामाइट के आविष्कारक भी थे। कहा तो ये भी जाता है कि इन्होंने डायनामाइट को चख करके देख लिया था, इसलिए इनकी मृत्यु हुई थी। कुल 14% संपत्ति के ब्याज से नोबेल दिया जाता है। साथ ही इनके बारे में एक घटना और है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सन 1888 में अल्फ्रेड नोबेल ने ही अपनी ही मृत्यु की एक झूठी खबर सुनी थी, यानी पढ़ी थी। और वो अखबार था ऐसी वैसी जगह नहीं, महत्वपूर्ण और बहुत ही फेमस अखबार था फ्रांस का, द मर्चेंट। फ्रांस का फेमस अखबार था और उसमें एक शीर्षक छपा था, द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड। इसका पूरा मतलब है द मर्चेंट यानी कि व्यापारी, ऑफ डेथ मृत्यु का व्यापारी, इज डेड मारा गया। यानी कि इनके जिंदा रहते हुए भी हंसी आ रही है मुझे तो। और एक फेमस अखबार ऐसी खबर छाप दे कि अल्फ्रेड नोबेल के जिंदा रहते हुए ही उनकी मृत्यु के बारे में अखबार ने ये छाप दिया कि मृत्यु का व्यापारी की मौत हुई, और ये खबर सुन करके ये आश्चर्यचकित हो गए थे। ये एक और महत्वपूर्ण बात थी इनके बारे में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कारों की स्थापना कब हुई। ए 1895 में, बी 1896 में, सी 1900 में और डी 1901 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन, नोबेल पुरस्कारों की स्थापना जो हुई थी वो सन 1900 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1900 में। इसके बारे में बता दूं कि ये जो स्थापना है वो एक फाउंडेशन है और इसकी स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। लेकिन अगर प्रश्न में आता है कि नोबेल पुरस्कार कब से दिए जाते हैं, तब आप लिखेंगे 1901 से। देखिए, स्थापना हुई 1900 में, तो यहीं पर बता देता हूँ मैं कि ये जो है ये स्थापना का वर्ष है। स्थापना 1900 में हुई, तारीख याद रख लेना, 29 जून 1900 को स्थापना हुई और 1901 से प्रथम पुरस्कार दिया गया था। दो बातें यहाँ हो गई। और चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और इन चारों सनों के बारे में अगर बात करें तो इसमें वसीयत हुई थी, ये वसीयत का साल है, ये उनकी मृत्यु का साल है। इसी साल दिसंबर में उनकी वसीयत पढ़ ली गई थी। मृत्यु के बाद, वसीयत पढ़ने के बाद इसमें नोबेल फाउंडेशन की स्थापना हुई और यहाँ आकर के प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इसका उत्तर है ऑप्शन ए जीन हेनरी डुनेट, और दूसरा है ऑप्शन बी विलियम रॉन्टगन, ऑप्शन सी फिलिप लेनार्ड और ऑप्शन डी शुली प्रधोम। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी
विल्हेम रांटगन के लिए पहली बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो प्रथम बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था, सबसे पहला पुरस्कार पाने वाले ये व्यक्ति थे और इन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में यानी भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार मिला था। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था, फिजिक्स के क्षेत्र में। और इसके अलावा यहाँ जो और विकल्प हैं इनके बारे में बता दें। ये फिलिप लेनार्ड जो हैं इन्हें भी प्रथम मिला था, और सुली प्रथम हैं इन्हें भी प्रथम मिला था, लेकिन सबसे पहला नहीं, सबसे पहला राल्टगन के लिए। और ये जो शेष रह गए 3 लोग, इन्हें अपने अपने क्षेत्र में, जैसे सुली प्रथम हैं इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पहली बार मिला था, हेनरी डुनेट हैं इन्हें शांति के क्षेत्र में पहला मिला था, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में पहला मिला था, और ये जो है इन्हें फिजिक्स में मिला था, लेकिन सबसे पहला मिला था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए स्टॉकहोम, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी ओस्लो और ऑप्शन डी स्वीडन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्टॉकहोम। लेकिन ये प्रश्न पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अब अर्थशास्त्र को मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उनमें जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है। शांति को छोड़ करके, यानी पीस या शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसको छोड़ करके शेष 5 नोबेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, साहित्य, अर्थशास्त्र, इन सब में जो नोबेल दिया जाता है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। और जो शांति का है वो ओस्लो ये विवाद है, ओस्लो में जो है शांति का दिया जाता है। और ये जो है शेष 5 क्षेत्रों में जो है यहाँ दिया जाता है। अच्छा, ये स्टॉकहोम है वो स्वीडन की राजधानी है। अगर विकल्प में आपको स्टॉकहोम नहीं मिलता है और स्वीडन होता है तब आप ये भी सही है, स्वीडन। स्टॉकहोम एक जगह है, राजधानी है, स्वीडन एक छोटा सा देश है। अगर ये नहीं है विकल्प में तो ये चल जाएगा, और ये नहीं है तो ये चल जाएगा, लेकिन सही उत्तर इसका स्टॉकहोम है। लेकिन ओस्लो के शांति के क्षेत्र में पूछें तब ओस्लो हो जाएगा। ये शांति और ये अन्य 5 क्षेत्र जो है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, 6 क्षेत्रों में। नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और जानकारी बता दें कि प्रारंभिक स्टेज में, शुरुआती दौर में जो नोबेल पुरस्कार था वो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। प्रारंभ में दिया जाता था केवल 5 क्षेत्रों में, क्योंकि कभी कभी विकल्प आ जाता है कि ये नोबेल पुरस्कार प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता था या शुरू किया गया था, तो 5 क्षेत्रों में। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में प्रदान किया जाता था। साल 1968 में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, साल 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो और प्रदान किया जाने लगा। हालांकि वो नोबेल नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उसे नोबेल बोला जाता है, जो कि स्वीडन की केंद्रीय बैंक है, स्वेरिक्स रिक्सबैंक, उसने शुरू किया था। 1968 में स्थापना हुई और 1969 में शुरू किया गया। तो अब देखा जाए तो 5 शुरुआती दौर में 5 क्षेत्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य और पीस और यानी शांति, और साथ ही अब अर्थशास्त्र और जोड़ दें तो कुल 6 क्षेत्रों में अब दिया जाता है इसे। अगर प्रारंभ 5 + 1 = 6 क्षेत्रों में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार में कुल कितनी राशि मिलती है विजेता को? इस बार के लिहाज से देखा जाए तो डी होगा, लेकिन इसके बारे में बता दें कि पुरस्कार की जो राशि होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि नोबेल फाउंडेशन हर वर्ष कितनी धनराशि प्रदान कर सकता है।
क्योंकि इससे पहले मैं प्रश्न में बता चुका हूं कि जो अल्फ्रेड नोबल थे उन्होंने अपनी कुल संपत्ति का जो 14% हिस्सा था उस पर जो ब्याज मिलता है उस ब्याज से नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो चूंकि हर साल ब्याज की राशि घटती बढ़ती रहती है तो इसलिए नोबल पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो भी घटती बढ़ती रहती है। हाँ, वर्ष 2023 के हिसाब से देखें तो ये 1.1 करोड़ स्वीडिश डॉलर ये वाला विकल्प है वो सही होगा। हर साल ये सही नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और हो जाती है कि नगद राशि के अलावा नोबल पुरस्कार में और क्या क्या मिलता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि पिछली एक परीक्षा में ये प्रश्न आया भी था कि नोबल पुरस्कार में क्या क्या प्रदान किया जाता है। तो उसमें आपको एक 24 कैरेट सोने से मढ़ा हुआ एक पदक यानी कि मेडल मिलता है, स्वर्ण पदक या स्वर्ण मेडल, गोल्ड मेडल, जो कि 24 कैरेट शुद्ध सोने का होता है। एक डिप्लोमा होता है और कुल मिलाकर 3 चीज़ें मिलती हैं, 24 कैरेट सोने का एक पदक, एक डिप्लोमा और आपके ये नगद राशि। तो ये हो गया प्रश्न। और इसके अलावा और भी बता दें, इसी में एक फैक्ट और है कि ये जो राशि मिलती है इसी बार की बात करें, क्योंकि नोबल पुरस्कार कभी कभी एक ही क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक लोगों को मिल जाता है। तो उस कंडीशन में कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि एक क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम 3 लोगों को, ये बात याद रखने की है। 6 क्षेत्रों में कुल प्रदान किया जाता है और एक क्षेत्र में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता। और अगर राशि की बात करें कि ये जो राशि है वो कितनी कितनी मिलती है, तो ये निर्भर करता है या तो 2 लोग हैं तो समान रूप से बांट दी जाए, या 3 लोगों को प्रदान किया जाता है 2 लोगों में तो समान रूप से, यदि 2 लोग हैं तो बराबर बराबर मिलेगी। और यदि 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है तो 3 की स्थिति में 2 बातें हो जाती हैं, या तो तीनों में बराबर बांट दिया जाए, एक बात। दूसरी बात, एक को आधा दे दिया जाए 1/2, और शेष दोनों को 1/4 प्रदान कर दिया जाए। तो इस तरह से ये राशि बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी श्रेणी में एक बार में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। ऑप्शन ए है 2 व्यक्तियों को, ऑप्शन बी है 3 व्यक्तियों को या संस्थाओं को, ऑप्शन सी है 4 लोगों को या संस्थाओं को, ऑप्शन डी है 5 व्यक्ति या संस्थाओं को। इसका स्पष्टीकरण हालांकि इससे पहले वाले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 12 में मैं दे चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ कि किसी एक क्षेत्र में जो पुरस्कार होता है अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। अतः इसका विकल्प जो है भी सही है, 3 लोगों को दिया जा सकता है। 3 से ज़्यादा किसी क्षेत्र में, क्षेत्र से मतलब यहाँ पर जैसे हम साहित्य की बात करें तो एक बार में साहित्य में 3 से अधिक लोगों को नहीं मिलेगा, 1, 2 या अधिकतम 3। विज्ञान, भौतिक विज्ञान में बात करें तो 3 लोगों को। राशि बांटने की बात भी मैं बता चुका हूँ कि अगर 2 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है तो बराबर बराबर मिलेगी सबके लिए, दोनों लोगों के लिए। और अगर 3 लोगों में मिलता है या बांटा जाता है तो 2 स्थिति हो जाएंगी। पहली स्थिति ये होगी कि बराबर दे दिया जाए तीनों लोगों को 1/3। इस कंडीशन में जब बराबर मिलेगा तो 2 लोगों की कंडीशन में 1/2 बनेगा और 3 लोगों की कंडीशन में 1/3 बनेगा। दूसरी कंडीशन ये होगी कि एक व्यक्ति को आधा दे दिया जाए और शेष व्यक्तियों को 1/4 यानी चौथाई दे दिया जाए। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ऑप्शन ए सर विलियम लॉरेंस ब्रैग, ऑप्शन बी मलाला यूसुफजई, ऑप्शन सी वार्नर हाइजेनबर्ग और ऑप्शन डी पॉल एम डिरॉक। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी अर्थात मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई वो महिला हैं जिन्हें सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। मलाला यूसुफजई के बारे में और थोड़ी हम जानकारी बता दें। ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं और इन्हें पाकिस्तान में ही महिला अधिकारों और शिक्षा के समर्थन के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान में महिला के लिए शिक्षा की बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो ये पाकिस्तान की हैं और वहाँ पर इन्होंने महिला शिक्षा के लिए कदम उठाए थे, उनकी आवाज़ बनना शुरू किया था, लड़ाई लड़ी थी, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। और 2009 में इन्होंने अपना नाम छिपा करके कहानियाँ लिखना शुरू की थी और इन्होंने जो कहानियों में नाम लिखा था, कभी कभी ये आ जाता है कि मलाला यूसुफजई ने प्रारंभिक स्टेज में या प्रारंभिक अवस्था में किस नाम से कहानियाँ लिखना शुरू की थी। तो इन्होंने गुल मकई, इनका दूसरा नाम क्या है,
गुल मकई नाम से इन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था। बहुत कम उम्र में लिखना शुरू कर दिया था और 11 साल की उम्र में इन्होंने एक ब्लॉग लिखा था और उस ब्लॉग का नाम था मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है। ये बातें याद रखने की हैं, 3-4 बातें हो जाती हैं। सबसे पहली बात हो जाती है मलाला यूसुफजई के बारे में कि सबसे कम उम्र में नोबेल जीता है। दूसरी बात हो जाती है इनके बारे में कि इन्होंने गुल मकई नाम से कहानियाँ लिखना शुरू की थी। तीसरी बात हो जाती है इनके बारे में कि इन्होंने जो ब्लॉग लिखा था उसका शीर्षक या टाइटल था मुझे डर लग रहा है। चौथी बात हो जाती है कि इन्हें किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, तो इन्हें जो है शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। पांचवी बात हो जाती है इनके बारे में कि ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये पाकिस्तान की हैं और स्वात घाटी की हैं। छठी बात हो जाती है इनके बारे में कि इन्हें क्यों मिला, तो पाकिस्तान में ये महिलाओं के अधिकार और शिक्षा के समर्थन में उतरी थी, इसीलिए इन्हें पुरस्कार मिला था। इनके बारे में एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मलाला यूसुफजई को ध्यान में रखते हुए ही 12 जुलाई के लिए, कब 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाया जाता है। मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को, और जो कि इनके 16वें जन्म दिवस पर शुरू किया गया था। तो मलाला यूसुफजई के बारे में लगभग 8 से 10 प्रश्न बन जाते हैं और सभी को आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विश्व में अब तक कुल कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। ऑप्शन ए है 962 लोगों को, ऑप्शन बी है 965 लोग और उसके संग संग 27 संगठनों को, ऑप्शन सी है 621 बार और ऑप्शन डी है 809 लोगों को। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अब तक वर्ष 2023 तक कुल 965 लोगों को और 27 संगठनों को ये पुरस्कार मिल चुका है। एक चीज़ और, 965 लोगों को और 27 संगठनों को मिला है ये पुरस्कार। यदि प्रश्न में इस तरह से नहीं आता है कि कितने लोगों या संगठनों को मिला है, और बल्कि ये आता है कितनी बार दिया जा चुका है, तब आपका विकल्प 621 होगा। यानी प्रश्न की भाषा को आपको समझना है। अगर प्रश्न में है कितने लोग, कितने की बात की गई है, तब 965 प्लस 27 संगठन होगा, और यदि कितनी बार की बात कही गई है तब 621 होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। ऑप्शन ए आइरेन जूलियट, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी आंग सान सूकी और ऑप्शन डी मदर टेरेसा। इसका सही उत्तर है दोस्तों मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी के लिए नोबेल जो है सबसे पहले मिला था महिलाओं के लिए, अगर बात करें तब। वैसे तो मैं पहले ही बता चुका हूँ पुरुषों के मामले में, लेकिन महिला की अगर बात की जाए तो मैडम क्यूरी के लिए सबसे पहले मिला था। अच्छा, मैडम क्यूरी, जिस तरह से मलाला यूसुफजई के बारे में 8-10 प्रश्न कवर हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके बारे में है, इसी तरह मैडम क्यूरी के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। और वो फैक्ट क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैडम क्यूरी जो हैं को रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। स्पेशल फैक्ट, पहली बात इन्हें मिला है केमिस्ट्री में, रसायन के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है नोबेल। दूसरी बात यह है कि इनके जो पति हैं पियरे क्यूरी, उन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, उन्हें भौतिकी में मिला है। देखिए 2 फैक्ट हो गए, नंबर 1 फैक्ट केमिस्ट्री के क्षेत्र में, दूसरा इनके पति को भी मिला है इनके बारे में। तीसरा फैक्ट ये है कि इनकी एक बेटी है आइरिन जूलियट, जो आपके ऑप्शन में दिखाई दे रही है ए में, उसे भी नोबेल मिल चुका है 1995 में। कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इन्हें, इनके पति को और इनकी बेटी को रसायन के ही क्षेत्र में। चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसी के साथ मैडम क्यूरी और आइरिन जूलियट एकमात्र ऐसी माँ और पुत्री हैं जो कि दोनों को, माँ बेटी को भी पुरस्कार मिला है। अच्छा, एक और फैक्ट है कि मैडम क्यूरी दोनों पति पत्नी, इनकी बेटी आइरिन जूलियट वो भी दोनों पति पत्नी, और तीसरी बेटी उनके पति, उन्हें भी नोबेल पुरस्कार। अगर इनकी पूरी बात की जाए तो लगभग इनके परिवार से या इनके रक्त से संबंधित अब तक 5 लोगों को नोबेल पुरस्कार या फिर एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अगला
प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो मुख्यतः नोबेल पुरस्कार की भी बात आएगी तो भारतीय संदर्भ में वो पूछ सकते हैं। चलिए, ऑप्शन ए है हरगोविंद खुराना, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है चंद्रशेखर वेंकट रमन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो क्यों मिला था, इनके बारे में बता दें। कब मिला था? तो इन्हें 1913 में मिला था, 1913 में। और भारत को भी पहली बार ही 1913 में ही रविंद्रनाथ टैगोर के माध्यम से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और इनके लिए जो नोबेल पुरस्कार मिला वो गीतांजलि के लिए मिला था, गीतांजलि के अनुवाद के लिए मिला था। ये होगा इनके बारे में। और ऐसा ही नहीं है कि केवल भारतीय संदर्भ में इन्हें पहली बार मिला था, बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में इन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि भारत ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप से कोई व्यक्ति नोबेल पाने वाला था तो एशिया महाद्वीप के भारत से इन्हें मिला था। अच्छा, यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करते चलें कि जब प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता की बात चल रही है तो हम प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता की भी बात कर लेते हैं कि यदि प्रश्न में आ जाता है कि प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी, तो वह थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला नोबेल पुरस्कार विजेता थी। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अब तक कुल कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? तो इसका ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 13। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, 12। यानी कि कुल अब तक 12 भारतीय लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसमें ये जो 12 नोबेल पुरस्कार भारतीय लोगों को मिल चुका है, इसमें भी 5 भारतीय नागरिक थे। वो कौन कौन से थे? भारतीय नागरिक थे 5। वो कौन कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी। इसके अलावा 7 लोग ऐसे थे जो भारतीय मूल के या भारतीय वंश के थे, पूरी तरह मतलब जिनका जन्म या उनके पिता या माता कोई भारत के रहे होंगे लेकिन बाद में विदेश में जाकर के बस गए थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 12 लोगों को भारत से पुरस्कार मिल चुका है। लेकिन यदि प्रश्न में आता है कि भारतीय मूल के, तब 7 होंगे। कुल कितने? तो 12 होंगे। और पूरी तरह से भारतीय तो 5 होंगे। अच्छा, जो भारतीय मूल के 7 लोग थे वो कौन कौन से थे? वो थे हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, बी एस नायपाल, बी आर रामकृष्णन, अभिजीत बनर्जी, रोनाल्ड रॉश और जे रुडयार्ड किपलिंग। अच्छा, ये जो अभिजीत बनर्जी हैं, इन्हें तो सबसे लेटेस्ट या सबसे बाद में भारत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ये भारतीय मूल के थे। अन्य तथ्य की भी बात करें भारतीयों के बारे में, जो अन्य तथ्य हैं उनमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि कवि, दार्शनिक, राष्ट्रवादी और इंटीग्रल योग के जो विकासकर्ता थे श्री अरविंदो घोष, उन्हें भी 1943 में और 1950 में शांति के लिए नोबेल के लिए नामांकित करने का प्रयास किया गया, जो कि बाद में असफल हो गया, मिल नहीं पाया। 2 बार उनके नामांकन के लिए नाम भेजा गया। इसी तरह गांधी जी, कभी कभी गांधी के बारे में भी आता है कि गांधी जी को क्या नोबेल मिला या कब मिला, तो उनके लिए भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन सबसे ज़्यादा भारत से, यानी कि 5 बार, 1937, 1938, 1939, 3 साल लगातार, उसके बाद 1947 में और 1948 में, कुल 5 बार नोबेल के लिए गांधी जी को नामांकित किया गया था, लेकिन हर बार असफल रहा। फाइनल जो लिस्ट हुई उसमें उनका नाम नहीं हो पाया था। हालांकि अंतिम बार 1948 में उनके नोबेल पुरस्कार की उनकी मृत्यु के बाद मिलने की पूरी संभावना थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद एक प्रावधान ये कर दिया गया था नोबेल के बारे में कि मृत्यु के बाद किसी को भी मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से अंतिम समय में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते करते वो चूक गए। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत से किसने और कब नोबेल जीता है? तो ऑप्शन ए है कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन बी है अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी है अभिजीत बनर्जी और ऑप्शन डी है मोहम्मद जुबैर। इसका स्पष्टीकरण हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी को सबसे हाल फिलहाल में 2019 में भारत से नोबेल पुरस्कार, यानी भारत की तरफ से इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता है। और यदि बात करें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें नोबेल दिया गया है। अर्थशास्त्र में इन्होंने जो काम किया था वो किया था वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए अनेक प्रयोगात्मक दृष्टिकोण इन्होंने अपनाए थे। साथ ही उनकी अमेरिकी पत्नी जो थी एस्थर डुफ्लो, इनकी जो पत्नी हैं वो हैं एस्थर डुफ्लो। इनके अभिजीत बनर्जी के बारे में बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं। नंबर 1 सबसे पहला फैक्ट 2019 में, यानी कि सबसे बाद में इन्हें मिला है, पहली बात। दूसरी बात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है, दूसरी बात। तीसरी बात वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोग जो किए गए उनके लिए मिला है। तीसरा इनकी पत्नी जो हैं एस्थर डुफ्लो हैं, एस्थर डुफ्लो इनकी पत्नी हैं और ये अमेरिका की हैं। चौथी बात इनकी पत्नी और इन्हें संयुक्त रूप से यानी कि मिलाकर के नोबेल दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र या किस श्रेणी में प्रदान नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए कला, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी शांति, ऑप्शन डी अर्थविज्ञान या अर्थशास्त्र। इसके बारे में भी जब पीछे प्रश्न आया था और मैंने बताया था कि कुल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था पहले और बाद में अर्थशास्त्र में बढ़ा दिया गया, तो अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तभी मैंने बता दिया था किन किन क्षेत्रों में, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कला के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। साहित्य, शांति, अर्थविज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन या मेडिकल के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांधी जी के बारे में पहले भी जानकारी आ चुकी है, फिर आ गई कि गांधी जी को नोबेल के लिए किस साल चुना गया था? ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1947 और ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त कोई नहीं। आप कहेंगे कि अभी तो आप बता रहे थे 1937, 1938, 1939, 1948, 1947 इनमें चुना गया था। इनके लिए चुना नहीं गया था, नामांकित करने का प्रयास किया गया, यानी नाम भेजे गए थे, लेकिन इनका नाम अंतिम परिणाम में नहीं आ पाया था। हालांकि नामांकन सबसे ज़्यादा बार भेजा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं गांधी जी के बारे के बाद में। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार पाने वाला देश कौन सा है? उत्तर ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार पाने वाला देश है, टॉप में है। और अमेरिका के बाद ये आ जाता है आपका टॉप मोस्ट, यानी पहले नंबर पर। अमेरिका के बाद अगर किसी देश को नोबेल पुरस्कार मिले हैं तो वो जर्मनी को मिले हैं। जर्मनी दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है। तो इस तरह से अमेरिका पहले नंबर पर, जर्मनी दूसरे पर और तीसरे नंबर पर ब्रिटेन और चौथे नंबर पर आ जाता है आपका फ्रांस। ये हो गए नोबेल पुरस्कार पाने वाले टॉप मोस्ट 4 देश। अगला प्रश्न है क्या मरणोपरांत किसी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, या फिर किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तब भी उसे नोबेल पुरस्कार मिल सकता है या नहीं? इसका उत्तर में ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं और ऑप्शन सी है कुछ परिस्थितियों में और ऑप्शन डी है कभी नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों कभी नहीं, अर्थात अब भविष्य में कभी भी किसी व्यक्ति को मरणोपरांत यानी मृत्यु के बाद उसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जा सकता है। और शायद यही कारण है कि महात्मा गांधी को 5 बार नामांकन के बाद भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाया। अंतिम बार 1948 में जब उनका नामांकन किया गया था तब वो नोबेल पुरस्कार पाने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उसी समय या उससे कुछ समय पहले उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। और नोबेल जो फाउंडेशन है उसने ये कहते हुए, समितियों ने ये कहते हुए कि मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, इसलिए उनके नामांकन को खारिज कर दिया गया। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? ये प्रश्न पूरा नहीं है, इसे हम कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2023 के, इस प्रश्न में यहाँ पर आप नोबेल पुरस्कार
यहाँ 2023 और जोड़ लें, 2023 नोबेल पुरस्कार 2023 के शिखर सम्मेलन की थीम या विषय क्या था या क्या थी? ऑप्शन ए सुलह और उपचार, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय विश्वास और समर्थन, ऑप्शन सी आशा सत्य और संकल्प, ऑप्शन डी सत्य विश्वास और आशा। इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन डी सत्य विश्वास और आशा। 2023 के लिए जो हाल फिलहाल में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनकी थीम या ध्येय वाक्य सत्य विश्वास और आशा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है दोस्तों वो वैकल्पिक नहीं है, ये प्रश्न है 2 बार नोबेल पुरस्कार किसे मिल चुका है। ये एक तरह से प्रश्न नहीं बल्कि डिस्क्रिप्टिव है और इस प्रश्न में वो उन व्यक्तियों या संस्थाओं के बारे में बताया गया है जिन्हें 2 या 2 से अधिक बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं वो कौन कौन व्यक्ति या संस्थाएं हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक बार नोबेल मिला है। इस लिस्ट में सबसे पहली में हैं मैडम क्यूरी, और मैडम क्यूरी को के लिए जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहली बार 1903 में भौतिकी के लिए और दूसरी बार 1911 में रसायन के क्षेत्र में। इसी लिस्ट में दूसरी है रेड क्रॉस इंटरनेशनल समिति, इसे कुल 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है और तीनों ही बार शांति के क्षेत्र में मिला है, शांति के लिए मिला है 1917, 1944 और 1963। तीसरे नंबर पे हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वालों की में लिनस पॉलिंग, इन्हें 2 बार मिला है। पहली बार 1954 में रसायन के लिए और दूसरी बार 1962 में शांति के लिए। चौथे नंबर पर इस लिस्ट में फ्रेडरिक सेंगर हैं जिन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है और दोनों ही बार इन्हें रसायन के लिए मिला है 1954 में और 1981 में। इस लिस्ट में अगले नंबर पर है शरणार्थियों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, इन्हें भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और इन्हें शांति के लिए मिला है 1954 और 1981 में। अगले हैं इस लिस्ट में कार्ल बेरी शार्पलेस, इन्हें 2 बार मिला है और ये पहली बार इन्हें रसायन के लिए 2001 में और दूसरी बार 2022 में। इस तरह से ये सभी लोग या संस्थाएं मैडम क्यूरी, रेड क्रॉस इंटरनेशनल समिति, लिनस पॉलिंग, फ्रेडरिक सेंगर और संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त, ये सभी वो व्यक्ति या संस्थाएं हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक बार नोबेल मिला है। साथ ही इन रेड क्रॉस इंटरनेशनल के लिए 3 बार मिल चुका है। चलिए अगला इसमें फिर जो चीज़ है वो है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। वो कौन कौन से तथ्य हैं नोबेल के बारे में जो अब तक मैंने डिस्कस नहीं किए हैं या बताए नहीं हैं, और देख लेते हैं। सबसे पहला है नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन किस तरह से किया जाता है। तो प्रतिवर्ष पुरस्कार देने के लिए से लगभग 1 साल पहले, यानी पुरस्कार देने जब दिया जाता है उससे 1 साल पहले से ही, लगभग 1 साल पहले से सितंबर महीने में इसका नामांकन के लिए नाम भेजे जाते हैं और लगभग 3000 व्यक्तियों के लिए फार्म भेजे जाते हैं। और ये प्रक्रिया इतनी गुप्त रहती है कि जिस व्यक्ति को पुरस्कार के लिए नामांकित किया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, उस व्यक्ति को खुद भी नहीं पता होता है कि मेरा नाम नोबेल पुरस्कार के लिए सुझाया गया है या नामांकन के लिए भेजा गया है। अगली बात है चयन की। चयन कैसे किया जाता है। जब नामांकन हो जाता है तो नामांकन के बाद में पुरस्कार विजेताओं के नाम का चयन किया जाता है और ये जो चयन किया जाता है वो 4 प्रमुख संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। और प्रश्न में कभी कभी इस तरह भी पूछ सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार का चयन कितनी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, 1 संस्था द्वारा, 2 द्वारा, 3 द्वारा, 4 द्वारा। आपका उत्तर सही होगा 4 संस्थाओं के द्वारा। दूसरा ये भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन एक संस्था नोबेल पुरस्कारों के विजेताओं का चयन नहीं करती है। तब इस कंडीशन में ये जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं इनमें से 3 संस्थाओं का नाम इनमें से होगा, चौथी संस्था कोई अलग से दे देंगे, आपको वो टिक करना होगा। या फिर प्रश्न इस तरह से भी हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार के विजेताओं का चयन करती है। तब ऐसी कंडीशन में जो आपकी स्क्रीन पर 4 संस्थाएं दिखाई दे रही हैं इनमें से मात्र 1 संस्था आपके विकल्प में होगी, 3 संस्थाएं कहीं अदर या दूसरी जगह से होंगी। उस कंडीशन में आपको इनमें से जो होगी उसका चयन करना होगा। और वो संस्थाएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं। पहली संस्था है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, दूसरी संस्था है कारोलिंस्का
कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबल असेंबली, तीसरी है स्वीडिश अकेडमी और चौथी है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। अच्छा, ये जो चारों संस्थाएं हैं वो ऐसा नहीं है सभी क्षेत्र या कैटेगरी में चयन करती हैं, ये सब अलग अलग कैटेगरीज में चयन करती हैं। जैसे कि रॉयल स्वीडिश अकेडमी जो संस्था है ये प्रथम नंबर की, ये फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र, भौतिक रसायन और अर्थशास्त्र या अर्थ विज्ञान के विजेताओं का चयन रॉयल स्वीडिश अकेडमी करती है। यहाँ भी एक प्रश्न आ सकता है कि रॉयल स्वीडिश अकेडमी निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में चयन नहीं करती है, या फिर हो सकता है किस एक क्षेत्र का चयन करती है। तो आपको याद रखना है रॉयल स्वीडिश अकेडमी फिजिक्स केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के लिए। दूसरी कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट में जो नोबल असेंबली है कारोलिंस्का वाली, वो आपका करती है फिजियोलॉजी में, यानी कि दवाई के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में। तीसरी जो स्वीडिश अकेडमी है वो करती है साहित्य के लिए चयन, और नॉर्वेजियन समिति करती है शांति के लिए चयन। इस तरह से ये चारों संस्थाओं के द्वारा और अलग अलग कैटेगरीज के लिए, श्रेणियों के लिए चयन किया जाता है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि ये विवाहित जोड़े हैं। विवाहित जोड़े का मतलब है ये वो जोड़े हैं जिन्हें पति पत्नी दोनों को ही नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये जरूरी नहीं है कि ये इन्हें नोबेल पुरस्कार पति पत्नी को एक साथ में ही मिला हो सकता है कि पत्नी को किसी दूसरे वैज्ञानिक के साथ या किसी और साल में मिला हो, और पति को किसी दूसरे के साथ में या व्यक्तिगत रूप से निजी तौर पर दूसरे साल में मिला हो, लेकिन हाँ पति पत्नी दोनों को ही मिल चुका है। और ये भी हो सकता है पति पत्नी को एक साथ मिला हो। तो इस श्रेणी में सबसे पहले नंबर पर आ जाती हैं मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को भी 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक बार केमिस्ट्री के क्षेत्र में यानी रसायन की, दूसरी बार भौतिकी के क्षेत्र में। और इन्हें जो है जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो एक बार अपने पति पीरे क्यूरी के साथ मिला है और दूसरी बार इन्हें किसी अन्य वैज्ञानिक के साथ। इसी लाइन में दूसरे नंबर पर या दूसरा जोड़ा है आयरिन जूलियट क्यूरी, जो कि मैडम क्यूरी की ही बेटी हैं, और इनके पति हैं फ्रेडरिक जूलियट। इन्हें 1935 में संयुक्त रूप से मिला। तीसरे हैं गर्टी कोरी और कार्ल कोरी, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1947 में दोनों पति पत्नियों को मिल चुका है। इसके अलावा हैं गुन्नार मिर्डल, इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1974 में, और इनकी पत्नी हैं अल्वा मिर्डल, इन्हें शांति के क्षेत्र में। देखो मैं कह रहा था कि ये जरूरी नहीं है पति पत्नी को एक साथ मिला हो। ये जैसे कि गुन्नार मिर्डल और अल्वा मिर्डल जो हैं दोनों को अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं और अलग अलग सालों में। गुन्नार मिर्डल को अर्थशास्त्र में 1974 में, और अल्वा मिर्डल को शांति के क्षेत्र में 1982 में मिला। इसके अलावा मे ब्रिट मोजर, एडवर्ड आई मोजर, ये दोनों पति पत्नी हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में 1914 में एक साथ मिला। इसके अलावा हाल फिलहाल में ही एस्थर डुप्लो, जो कि अभिजीत बनर्जी की पत्नी हैं, 2019 में इन्हें पुरस्कार मिला है। तो चलिए साथी, ये हो गया आज का वीडियो, और मैं समझता हूँ कि अब नोबेल पुरस्कार से संबंधित शुरू से लेकर अब तक जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में आए हैं वो सभी इस वीडियो में लगभग कवर हो चुके हैं, और आने वाली किसी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। धन्यवाद।